नमस्ते फ्रेंड्स, दिस इज पीयूष बजाज। वेलकम टू द चैनल गोला द ऑलराउंडर अकेडमी। आज हम जानेंगे कि व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, कि कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट क्या होता है, कितने प्रकार के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों किया जाता है, इसके क्या मायने, क्या हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में बदलाव लाने की जरूरत है, और जो हाल ही में हमने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण पर कोर्ट के द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स की गई उस पूरे केस को समझते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है। आप हमारे इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे जिससे कि आपको इस पूरे केस की अच्छे से क्लियरिटी मिल पाएगी। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताइए हमारे इस वीडियो के बारे में। आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको और अच्छे और नए और न्यू इन्फॉर्मेशन अदर चीज़ों के बारे में मिल पाएगी। आप हमारे इस चैनल को अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जो ट्वीट किया था जुडिशरी के अगेंस्ट, और जो 4 चीफ जस्टिस हमारे आए पिछले सालों में, उनको ऊपर टिप्पणी करते हुए उन्होंने जो ट्वीट किया था उस पर एक कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट करके उनको एक नोटिस भेजा। तो जो प्रशांत भूषण ने जो ट्वीट किया था वो 2 ट्वीट किए थे। उसमें एक ट्वीट में हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इस वक्त जस्टिस बोबड़े, उन पर लिखते हुए कहा था कि वो एक बाइक चला रहे थे, 50 लाख की महंगी बाइक चला रहे थे बिना हेलमेट और मास्क पहने हुए। तो उन्होंने उस पर टिप्पणी करी कि हमारा ये अभी लॉकडाउन का पेंडेमिक का समय चल रहा है जिसमें कि कोर्ट अभी इस वक्त बंद है, और उसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या बोलते हैं एक महंगी बाइक चलाते हैं 50 लाख की बिना हेलमेट और मास्क पहनते हुए। तो इसमें क्या दर्शाया जाता है। और उनका जो दूसरा ट्वीट था कि उनका ये कहना था कि जो कोर्ट के द्वारा डेमोक्रेसी को हमारे नुकसान पहुंचा है, जो अभी के और पिछले जो 4 चीफ जस्टिस आ चुके हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने हमारी जो वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी है और जो जुडिशरी की वर्किंग है उससे हमारी डेमोक्रेसी को ठेस पहुंची है। तो इस ट्वीट के देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस करते हुए कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट की। तो हम आते हैं कि व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आखिर होता क्या है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये है कि कोई भी कंडक्ट किसी भी द्वारा अगर कोई भी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो दूसरे कोर्ट्स आते हैं उसमें सब आ जाते हैं, उनको डिसरिगार्ड और डिसरिस्पेक्ट करता है, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करार दिया जाता है। यानी किसी व्यक्ति के एक्शन या कंडक्ट द्वारा कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट होती है, तो कोर्ट की बेइज्जती की जा रही है, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा गया है। और इससे अगर कोई भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को हानि पहुंचती है या उसको ठेस पहुंचती है उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक जरिया है, एक मैकेनिज्म है, एक टूल है जिससे कि हम जो कोर्ट के अगेंस्ट, जो जुडिशियल इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट जो अनवारंटेड यानी बेबुनियाद जो अटैक किया जाता है कोई भी चीजों के लिए, बेबुनियाद और अनवारंटेड जो अटैक है उसको रोकने के लिए जो मोटिवेटेड अटैक है और अननेसेसरी क्रिटिसिज्म है और जो डिसरिस्पेक्ट है और मिसबिहेवियर है उसको रोकने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक मैकेनिज्म है, एक सेफगार्ड करता है वो कोर्ट्स को। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब से? ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक ब्रिटिश के टाइम से एक ये मैकेनिज्म है, ब्रिटिशरों के द्वारा दिया गया हमें ये टूल है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट प्रोसीडिंग्स में इसका यूज किया जाता है। 1926 में सबसे पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट देखा गया था। तो इन्हें ये इतना पुराना एक्ट है, तो इस एक ब्रिटिशर्स का टूल था। और पहले अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिशर्स एक मोनार्क हुआ करते थे, यानी ये किंग को सेफगार्ड करने के लिए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया था कि किंग का जो डिसीजन मेकिंग थी उसको ना अननेसेसरी क्रिटिसाइज ना किया जाए, इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का निर्माण हुआ था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सबसे पहले कब आया? हमें 1926 में ब्रिटिशरों द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट देखने को मिला। उसके बाद हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स के वेरियस प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2, आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 और आर्टिकल 142 क्लॉज 2, इन सब में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में पावर्स दी गई है कोर्ट को और उसके बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं। आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर बात करता है, उसका क्लॉज 2 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के जो रिस्ट्रिक्शन है और जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उस पर बात करता है। तो उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में 19 क्लॉज 2 के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आता है। और फिर हम आ जाते हैं आर्टिकल 129 को, उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पावर्स दी गई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। और आर्टिकल 215 में
हमें हाई कोर्ट के ऊपर देखने को मिलता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो जुरिस्डिक्शन और पावर्स है। और आर्टिकल 142 क्लॉज 2 है, उसमें कोर्ट के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, यानी बियॉन्ड द जो पार्लियामेंट द्वारा लॉज बनाए गए हैं, एक्ट्स बनाए गए, उसके बियॉन्ड भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना ऑर्डर और प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है। फिर हमने हमारा सेंट्रल एक्ट बनाया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1952, उसको हमने बनाया हमारे इंडिया में, फिर वो लागू हुआ, पर उसमें भी कई बहुत सारी डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स देखने को मिली। तो फिर हमने 1961 में एक कमेटी का गठन किया जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के फ्लॉज और उसमें क्या इंप्रूवमेंट आने चाहिए उस पर काम किया। 10 साल बाद वो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देते हुए 1971 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पास हुआ, जो और वही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का भी हम जानते हैं और अभी तक वो लागू है। तो 1971 के सेक्शन 2A में हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डेफिनेशन देखने मिलती है और उसमें दो टाइप के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बताया गया है, एक सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट को सेक्शन 2B में देखने को हमको मिलता है, उसमें बताया गया है कि एनी willful disobedience of court judgment, order, degree, writ और any other proceedings of the court को अगर हम ब्रीच करते हैं तो आप सिविल कंटेम्प्ट के दायरे में आ जाएंगे। और any willful breach यानी any undertaking given by the person, और अगर उसका उल्लंघन आप करते हैं उस अंडरटेकिंग का तो भी आप कंटेम्प्ट के अंदर आएंगे। यानी पहला कि विलफुली हमने कोई भी डिसोबीडियंस किया, कोई भी कोर्ट के ऑर्डर का, जजमेंट का, रिट का हमने उसको फॉलो नहीं किया, उनको डिसरिगार्ड किया, तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लायबल होंगे, वो भी सिविल कंटेम्प्ट में। और दूसरा एनी ब्रीच, आपने कोई एफिडेविट और अंडरटेकिंग दी थी कोर्ट को, कोई प्रॉमिस किया था पर आपने वो प्रॉमिस नहीं किया, तो भी आप सिविल कंटेम्प्ट के दायरे में आएंगे। अब हम आते हैं सेक्शन 2C जो कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट पर बात करता है। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट की डेफिनेशन है एनी पब्लिकेशन रिटन, स्पोकन और साइंस एंड सिंबल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन को हम देख करते हुए अगर कोर्ट को स्कैंडलाइज करते हैं और प्रिजुडाइजेस और इंटरफेयर्स विद कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन। स्कैंडलाइजेस मतलब यानी कोर्ट को कोई भी प्रकार से कोर्ट को कंडक्ट को स्कैंडलाइज करता है, उनकी अथॉरिटी पर क्वेश्चन, अननेसेसरी क्वेश्चन करता है, उसको स्कैंडलाइज करते हैं। प्रिजुडाइज मतलब यानी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को इंटरफेयर करते हुए कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश, उसके केस से, उसको बोलते प्रिजुडाइजेस। और इंटरफेयर्स विद एडमिनिस्ट्रेशन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को उसमें कोई बाधा डालता है तो आप क्रिमिनल कंटेम्प्ट के दायरे में आएंगे। तो जो हाल ही में जो प्रशांत भूषण के ऊपर जो लगा है दावा वो है स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट पर, यानी उन्होंने जो कोर्ट को कंडक्ट को उन्होंने स्कैंडलाइज किया है, उस पर उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चालू की गई। तो आप कहेंगे कि स्कैंडलाइज क्यों, कि प्रशांत भूषण को स्कैंडलाइजेशन का क्यों किया गया? क्योंकि उनके जो ट्वीट जो उन्होंने किए हैं वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया सोशल मीडिया में। जैसे कि हमने बोला कि पब्लिकेशन में विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स और विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी आ जाता है, तो वही जो ट्वीट है वो एक वर्ड्स का रिटन फॉर्म देखने को मिला, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया क्योंकि वो सोशल मीडिया पर है। और उसने कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज करते हुए जो उनको कोर्ट की को स्कैंडलाइज किया, और जो जजेस थे जो उन्होंने चीफ जस्टिस और पुराने चीफ जस्टिसों को स्कैंडलाइज किया, इसलिए उन पर कोर्ट की क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू की गई। अब आप मान लीजिए कि आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो गई और आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया है, तो उसकी पनिशमेंट क्या है? तो पनिशमेंट है कि अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अगर आप गिल्टी पाए जाते हैं तो आपको 2000 रुपीज का फाइन है या 6 मंथ्स की जेल है या दोनों भी हो सकती है। पर इससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो अगर आप गिल्टी प्रूव है तो इससे बचा जा सकता है कि अगर आप अनकंडीशनली ओपनली अगर आप उसके ऊपर माफी मांग ले कोर्ट के लिए, उसके अपोलाइज करते हैं, तो कोर्ट कंसीडर कर सकती है आपकी अपोलॉजी को, और जिससे कि आप इस पनिशमेंट से बच सकते हैं। पर इस पनिशमेंट एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि जो एक कमीशन आया था उसके अमेंडमेंट आया था 2006 में, उसमें कुछ एक्सेप्शंस बताए गए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, यानी इस सिचुएशंस में आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में नहीं आएंगे। एनी ट्रूथ और एनी पब्लिकेशन एंड जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि आप कोई सत्य बात को पब्लिकलाइज कर रहे हैं और जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो कि एक सत्य को जस्टिफाई करते हैं,
तो आप कंटेम्प्ट के दायरे में नहीं आएंगे। या कोई इनोसेंट पब्लिकेशन, यानी आपने कोई गलती से कोई चीज बोल दी और बाद में उस पर आप माफी मांग लेते तो आप कंटेम्प्ट के दायरे में नहीं आते। या एक कंस्ट्रक्टिव एंड प्रॉपर क्रिटिसिज्म ऑफ कोड, यानी कि कोई भी चीज पर कोड का यानी कंस्ट्रक्टिव और रीजनेबल क्रिटिसिज्म है और कोई जानकार व्यक्ति द्वारा वो क्रिटिसिज्म किया गया है तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोड के दायरे में नहीं आएंगे। यानी कि आपने कोई कोर्ट का जजमेंट आता है उस चीज को एक सही तरीके से एक रीजनेबल क्रिटिसिज्म देते हुए आपने उसको क्रिटिसाइज किया है तो आप कंटेम्प्ट कोर्ट के दायरे में नहीं आएंगे, वो क्रिटिसिज्म वैलिड माना जाएगा। और साथ ही आपका जो क्रिटिसिज्म है वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ जुडिशरी के बारे में है, यानी जुडिशरी की वर्किंग के ऊपर है, या कोई जज का लेट आना है या जाना है। यानी जैसे कि आप देखने को मिलता है कि कोर्ट में कितने सारे हम पेंडिंग केसेस देखने को मिलते हैं, तो इस पर अगर आप कोई टिप्पणी देते हैं तो भी आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में नहीं आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड और वर्किंग का जो है उस पर अगर कोई आप चीज कर रहे हैं तो वो कंटेम्प्ट के दायरे में नहीं है। क्वेश्चन आता है कि क्या हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जरूरत है? तो क्वेश्चन है हाँ, हमें जरूरत है, इससे कि जुडिशरी का सेफगार्ड रहेगा, जुडिशरी पर अननेसेसरी अटैक्स और अननेसेसरी अनवांटेड जो क्रिटिसिज्म है उसको रोका जाएगा और एक जुडिशरी की पावर और एक अथॉरिटी को भी इसको एम्पावरमेंट मिलती है। तो हम भी वापस आते हैं कि प्रशांत भूषण केस में क्या हुआ। जैसे कि हमने देखा कि उनको 2 ट्वीट्स उन्होंने किए जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को टारगेट करते हुए और जो प्रीवियस चीफ जस्टिस थे 4 उनको टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि इन्होंने डेमोक्रेसी को बिगाड़ने का काम किया है। तो इस पर कोर्ट ने 5 अगस्त को एक सू मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को नोटिस जारी किया गया। फिर 14 अगस्त को उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए गिल्टी करार कर दिया गया। प्रशांत भूषण को कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए गिल्टी मान लिया और फिर 20 तारीख को उनको पनिशमेंट देने की भी प्रोसीडिंग शुरू हुई। तो उस प्रोसीडिंग में प्रशांत भूषण को गिल्टी माना और कहा कि अगर आप ना कोई कंडीशन के अगर अपॉलॉजी करते हैं तो आप पर कोई पनिशमेंट के चार्जेस नहीं दिए जाएंगे। पर प्रशांत भूषण ने उसको नकारते हुए कहा कि जो मैंने ट्वीट किया था वो सटीक था, उसमें मैंने कोई गलती नहीं की है और मैं अपना बयान नहीं बदलूंगा। तो इस पर फिर भी कोर्ट ने उन्हें 4 से 5 दिन का विचार करने का समय दिया कि आप अपने इस पे अपॉलॉजी देके आप इस पनिशमेंट से बच सकते हैं। पर अब देखिए उसकी प्रोसीडिंग 25 को है कि उसके ऊपर क्या होता है। तो हमने देखा कि प्रशांत भूषण पर उनके ट्वीट्स पर दिए गए उनके ऊपर याचिका नोटिस जारी किया गया। फिर 14 तारीख को उनको गिल्टी करार कर दिया गया उस कंटेम्प्ट के लिए। तो उस पर जो रीजन दिया वो गिल्टी का कि उन्होंने कोर्ट ने उसको माना कि उन्होंने जो उनके जो ट्वीट्स थे वो एक स्कैंडलाइज्ड नेचर के थे और उन्होंने डायरेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग और सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को टारगेट करते हुए एक स्कैंडलाइज्ड किया है कोर्ट को। और उन्होंने जो हमारी डेमोक्रेसी है और जो सॉवरेनिटी है उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश की है, जिससे कि पब्लिक में एक गलत मैसेज जाएगा जुडिशरी के बारे में और जो कि बहुत गलत है, इसलिए उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए गिल्टी माना गया है। हम इसके पहले आता है कि जब 5 तारीख को जब सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगे उसके बाद ही उन्होंने डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को ही चैलेंज कर दिया। उनके साथ जर्नलिस्ट एन राम और अरुण शौरी और खुद प्रशांत भूषण ने एक पिटीशन फाइल किया कोर्ट में और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए उन्होंने कहा कि ये एक्ट को ही बंद कर देना चाहिए, ये एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को ब्रीच करता है, वॉयलेट करता है और ये बहुत पुराना एक्ट है जो कि ब्रिटिशरों ने बनाया था। ये दबाव डालता है सिटीजन्स के लिए और इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ये एकदम भिन्न है। इसके ऊपर उन्होंने एक याचिका डाली, उस पर कोर्ट ने कोई अभी तक कोई प्रोसीडिंग नहीं ली है। तो अब हम ये विचारने की बात हो जाती है और आप भी विचारिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो फंडामेंटल और स्पीच को हमारे रोकता है, क्या उसे वो दबाता है। पर और हम देखते हैं कि वो 19(2) के क्लॉज 2 में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन माना गया है। क्या जो ट्वीट्स थे वो प्रशांत भूषण की फंडामेंटल राइट जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सप्रेशन है उसको वायलेट करता है। और फिर अगर हम देखेंगे कि क्या जो पर्सनल जो अटैक हुआ जजेस पर और जो जुडिशरी पर, तो उनके कोई अपने राइट्स नहीं है, कोर्ट के अपना कोई अधिकार नहीं है। इस पे आप विचार कीजिए और हमें बताइए।